हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कनुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम कल्याण। तो आज हम बात करेंगे हमारे सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसके हमने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, मीन एंड मीडियन। आज हम मीडियन का ही फर्दर एक पार्ट है पार्टीशन वैल्यूज या क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं। आज हम उसके बारे में सारी डिस्कशन जो है वो डिटेल में करने वाले हैं। तो पार्टीशन वैल्यू सबसे पहले होती क्या है? देखो, these may be defined as the values dividing given a set of observations into a number of the parts। ठीक है ना, कोई भी वैल्यूज जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, जितने भी नंबर हमको चाहिए। ठीक है ना, व्हेन वी वांट टू डिवाइड द सेट ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस इनटू टू पार्ट्स वी कंसीडर मीडियन। जब हम ऑब्जर्वेशंस को दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है ना, टू इक्वल पार्ट्स में उसको फर्दर डिवाइड करते हैं, तो हम उसको मीडियन कह देते हैं। Similarly, quartiles are the values dividing given a set of observations into four equal parts। तो क्वार्टाइल्स का मीनिंग क्या है कि हम पूरी ऑब्जर्वेशंस को चार हिस्सों में बांट रहे हैं, फोर इक्वल पार्ट्स में। सो देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स। अब देखो, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं कि जो क्वार्टाइल्स है वो होते तो चार है, मतलब क्वार्टाइल्स का मीनिंग ये होता है कि हम उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्वार्टाइल्स थ्री क्यों होते हैं? सिर्फ Q1, Q2 एंड Q3 क्यों फाइंड करते हैं, Q4 क्यों नहीं फाइंड करते? तो देखो, जो क्वार्टाइल्स वाला टॉपिक है इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि हम इसको डिवाइड करेंगे इन द फोर इक्वल पार्ट्स। तो देखो, जैसे ये है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि हमने इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे मुझे कितने निशान लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे एक हिस्सा, दो, थ्री एंड फोर, तो कितने पार्ट्स हो गए हैं? फोर। तो मुझे सिर्फ थ्री कट ही लगाने पड़े, जिससे फोर पार्ट्स में क्या हो गया है? डिवाइड। तो इसलिए हम क्वार्टाइल्स भी कितने कैलकुलेट करते हैं? थ्री, Q1, Q2 एंड Q3। First quartile or lower quartile denoted by the Q1, second quartile or median to be denoted by the Q2, and the third quartile or upper quartile denoted by the Q3। तो हम फर्स्ट वाले को लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, मिडिल वाले को मीडियन भी बोलते हैं, और थर्ड वाले को हम क्या कहते हैं? अपर क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल इज द वैल्यू फॉर विच वन फोर्थ ऑफ द, देखो क्वार्टाइल का मीनिंग है हम फोर इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल कितने परसेंट कवर करेगा? 25%। सेकेंड वाला कितने कवर करेगा? 50%। उसके बाद 75 एंड देन 100। ठीक है, and the remaining 3/4 observations are more than or equal to Q1। in the similar manner we will define the Q2 and Q3। तो हम अभी सिर्फ क्वार्टाइल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन भी बता दी और ये भी बता दिया कि हमने सिर्फ तीन ही क्वार्टाइल्स क्यों कैलकुलेट करने हैं। तो देखो, सबसे पहले, या फिर हम डिसाइल्स के बारे में भी अभी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट ही कर लेंगे। चलो, डिसाइल के बारे में भी अभी बात करते हैं। तो डिसाइल्स होता क्या है? डिसाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जैसे क्वार्टाइल्स था वो फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, डिसाइल्स कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 10। Thus there are 9 deciles to be denoted by the D1, D2, D3 and up to the D9। ऐसे क्यू थे हमारे, जैसे क्वार्टाइल्स थे हमारे पास तीन, Q1, Q2 एंड Q3। तो अगर हम डिसाइल्स की बात करेंगे तो डिसाइल्स में कितने होंगे हमारे पास? D1, D2, D3, D4। अच्छे से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड दिस। तो देखो, इससे टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए हैं? D9 से 10 पार्ट्स। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कितने परसेंट कैरी करेगा? 10%। फिर देन 20%, देन 30% एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास जो डिसाइल्स कैलकुलेट होते हैं वो कितने होते हैं? D1 से लेकर D9 तक। उसके बाद टर्न आती है हमारी परसेंटाइल्स की। अब परसेंटाइल्स के मीनिंग की हमें परसेंट पता है, हम हमेशा कहते हैं 100%, है ना। तो परसेंटाइल्स का मतलब क्या होता है? सीरीज को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जहां पर भी बात होगी परसेंटाइल्स की, तो हम परसेंटाइल्स के लिए क्या मीनिंग देते हैं कि हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 100 पार्ट्स में। तो इतना तो बनाना ही मुश्किल है, तो हम P1, P2, P3 एंड अप टू द P99। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपने परसेंटाइल्स। ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूलेज हैं, सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेंज होंगे, इन सब में बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूलाज क्या रहेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए, क्या रहेगा डिस्क्रीट में क्या रहेगा और कॉन्टिन्यूस में क्या रहेगा। अगर हम बात करें हमारी इंडिविजुअल सीरीज की,
देखो अगर इंडिविजुअल सीरीज में हमें कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला सेम है। कैसे? तो क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट होते हैं हम उसके बारे में बात करें। देखो क्वार्टाइल्स मैंने आपको बताया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, k इंटू एन प्लस वन। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में है तो हम नीचे क्या लेंगे, 4 टर्म। मीडियन में हम क्या लेते थे, n प्लस वन बाय 2th टर्म, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब क्वार्टाइल्स का मीनिंग है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो फॉर्मूला रहेगा n प्लस वन बाय 4th टर्म। देखो इसलिए आपको सब कुछ साथ साथ बताया जा रहा है ताकि आप लिंक कर पाओ कि मीडियन में 2 इक्वल पार्ट्स है तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्वार्टाइल्स में 4 इक्वल पार्ट्स है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिसाइल्स में हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स है तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल्स में हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? अब देखो k की वैल्यूज क्या रहेंगी। मैंने आपके यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है k, उसका मीनिंग क्या है। अब क्वार्टाइल्स कितने हमने कैलकुलेट करने हैं, 1 2 एंड 3, तो k की वैल्यू या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन क्वेश्चन कि आपने कौन सा क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। अब डिसाइल्स के लिए जो k की वैल्यू रहेगी वो 1 टू लेकर 9, क्योंकि हम डिसाइल D9 तक कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रहेगी 1 से लेकर 9 तक। और परसेंटाइल के केस में ये रहेगी 1 2 एंड अप टू 99। अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज फॉर्मूलाज में पुट करते रहेंगे और हमारे पास जो आंसर जो है वो निकल कर आते रहेंगे। अब देखो सबसे पहले हम जो फर्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं वो है इंडिविजुअल सीरीज के केस में, और हम तीनों ही चीजें कैलकुलेट करेंगे। हम ले रहे हैं x और, ठीक है, इसकी वैल्यूज मैंने ली है 3 4 8 7 6 15 11 एंड 10। ठीक है, तो सबसे पहले वाला स्टेप जो है वो सेम है जैसे हम मीडियन में करते थे। हमने क्या किया था, सबसे पहले अरेंज द सीरीज, तो वही का स्टेप यहाँ पर रिपीट होगा, अरेंज किसमें, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंड अपॉन योर माइंड। तो कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो, किस तरह से इसको चेंज करना, अरेंज करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे असेंडिंग ऑर्डर पसंद है तो मैं तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से ही करूंगी। तो मैंने इसको अरेंज किया। एक्स सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे छोटी वैल्यू 3 ही है, देन 4 है, देन 6 है, देन 7 है, देन 8 है, 10 है, 11 एंड देन 15। तो अब मेरी अरेंजमेंट हो चुकी है, अब बारी है कैलकुलेशंस की। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको कह रही हूँ कि अब आप फाइंड आउट क्या करोगे, एक तो Q3 फाइंड आउट करोगे, एक D5 फाइंड आउट करोगे, एक P20। देखो सारा कुछ कैलकुलेट करना तो आसान है, तो हम एक एक उसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि हम Q3 निकाल लेंगे, D5 और P20। इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कैसे निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Q3। अब देखो Q3 निकालने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, k इंटू एन प्लस वन बाय 4th टर्म। ठीक है, अब निकालना क्या है, 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इंडिविजुअल सीरीज में हमेशा ही n का मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या है अपने हमारे पास नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 8 प्लस 1 बाय 4th टर्म। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 9 बाय 4, 27/4, दैट इज इक्वल्स टू 6.75 टर्म। दिट विल बी टर्म। ठीक है, आगे हमने वैसे ही करना जैसे हमने मीडियन में किया था, वो हमारे पास पॉइंट्स में आ गया 6.75, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 6th टर्म प्लस 0.75 इंटू 7th टर्म माइनस 6th टर्म। अब 6th टर्म देखो हमारे पास क्या है, 3 4 5 एंड 6 10 है, ठीक है, प्लस 0.75। ठीक है, उसके बाद 7th टर्म हमारे पास 11 है, तो 11 माइनस 10, तो हम लेंगे 11 माइनस 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस 0.75 इंटू 1, तो ये कितना निकल के आ गया, 10 प्लस 0.75, दैट विल बी इक्वल टू 10.75। तो ये हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या आई है, Q3 की। ठीक है, क्लियर है सबको कि कैसे कैलकुलेट किया, k इंटू एन प्लस वन बाय 4th टर्म, वैल्यूज पुट की हमने, जो वैल्यू आई वो पॉइंट्स में आई है, तो 0.75 के बाद
सिक्स टर्म के बाद वाली लेनी है, सेवेंथ माइनस एक, दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 0.75। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास डायरेक्टली जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका क्या आ जाएगा, Q3। अब हमने कैलकुलेट करना था D5, तो D5 कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड पार्ट है आपका इसमें D5, तो D5 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, K इंटू n प्लस 1/10th टर्म। अब देखो D है मतलब डिसाइल है, डिसाइल के लिए हमेशा K की वैल्यू क्या रहेगी, जो हमारे पास कैलकुलेट करना है क्या है 5, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 5 इंटू, अब n क्या था 8 प्लस 1/10th टर्म। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 5 इंटू 9/10th टर्म, 5 तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 4.5th टर्म। अब 4.5th टर्म का मीनिंग क्या होगा, फोर्थ टर्म प्लस 0.5 इंटू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म। तो हमारे पास फोर्थ टर्म देखो क्या है हमारी ऑब्जर्वेशंस में 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ टर्म क्या है 7, 7 प्लस 0.5 इंटू फिफ्थ टर्म हमारे पास देखेंगे क्या है ऊपर, फिफ्थ टर्म है हमारे पास 8, तो वैल्यूज पुट करते हैं सारी, 8 माइनस 7, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 प्लस 0.5 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, तो ये हमारा निकल के आ गया है D5। अब उसके बाद थर्ड मैंने आपको बोला था कि P20 कैलकुलेट करना है। अब P20 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, K इंटू n प्लस 1/100th टर्म, यही फॉर्मूला रहेगा। अब P20 कैलकुलेट करना है तो मतलब K की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20, तो 20 इंटू n की वैल्यू थी 8 प्लस 1/100th टर्म। अब इसकी भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, 20 इंटू 9/100th टर्म, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9/4, 9/5 सॉरी, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1.8 टर्म। तो 1/8 टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस 0.8 इंटू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 ठीक है, प्लस 0.8, अब सेकेंड टर्म हमारे पास क्या थी देखो उसमें 4, तो 4 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 3.8, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया है P20। अब उसके बाद हम बात करेंगे हमारी डिस्क्रीट सीरीज की। अब डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेशंस होंगी उसके बारे में भी बात करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स कैसे कैलकुलेट करने, देखो स्टेप वही, सबसे पहले अरेंज द सीरीज, नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई इट इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने पीछे मीडियन में किया था कि सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, उसके बाद वेरीफाई कहाँ पे करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं, एक्स की क्या है 3 8 7 9 4 एंड 11, और इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 3 1 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, उसके बाद हमारे पास है 4, देन है 7, देन है 8, देन है 9 एंड देन है हमारे पास 11। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 3 के लिए है 2, 4 के लिए क्या है 5, 7 के लिए है 1, 8 के लिए हमारे पास 3, 9 के लिए है 4 और 11 के लिए हमारे पास है 6। और फिर से वही स्टेप, जब भी डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कितनी आएगी 2, 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7, 7 plus 1 is equals to 8, 8 plus 3 is equals to 11, 11 plus 4 is equals to 15 and 15 plus 6 is equals to 21। तो ऐसे हमारे पास क्या निकल के आ गई है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब मैं कह रही हूँ कि आप इसमें क्या कैलकुलेट करो, Q1 P D6, डिसाइल आप कैलकुलेट करोगे इसमें क्या, D6 और P90। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम हमारे पास। ठीक है, अब Q इज इक्वल्स टू K, Q1 कैलकुलेट करना है हमने, तो K की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1, तो n+1/4 टर्म। अब K की वैल्यू क्या रहेगी 1, n कितना है हमारे पास, जब भी डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो n क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 21, तो 21 + 1/4 टर्म, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22/4 टर्म, तो 22/4 हमारे पास कितना होता है 5.5 फिफ्थ टर्म। तो हमने क्या कहा था कि हमें ये देखना है कि लाई किसमें करेगा, 5.5, देखो 2 नहीं ले सकते, 7 में 5.5 आ जाएगा, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला। तो हमारी जो क्वार्टाइल है वो कहाँ कौन सा आएगा हमारे पास 4, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 हमारा क्या रहेगा आंसर। डिस्क्रीट की सीरीज में केस में हमें डायरेक्टली कहाँ से वेरीफाई करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हमें इस चीज को जो भी हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है इसको हम वेरीफाई करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी उसके सामने x की वैल्यू गिवन होती है उसको हम अपना क्वार्टाइल मान लेते हैं। मीडियन के केस में भी हमने सेम किया था, क्वार्टाइल्स में भी सेम ही है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है हमारा D6, तो देखो D6 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, K इंटू n+1/10 टर्म। तो देखो अब हमारे डिसाइल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो K की वैल्यू 6 कैलकुलेट करना है, तो 6 रहेगी, ठीक है, इंटू n कितना है हमारे पास 21 + 1/10 टर्म, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 22/10 टर्म, तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारे पास 13.2 टर्म। तो देखो अब 13.2 इसको हमने फिर से वैसे ही वेरीफाई करना है, कहां से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, वेरीफाई इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास 13.2 कहां पे लाई करेगा, इसमें, तो यहां पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी 9, तो हमारे पास जो आएगा हमारा डिसाइल वो क्या आएगा 9। उसके बाद हमने कहा था हमने क्या कैलकुलेट करना है P90, तो P90 भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा K इंटू n+1/100th टर्म। ठीक है, अब K की वैल्यू क्या रहेगी, हमने 90 निकालना है, तो K की वैल्यू क्या रहेगी 90। अब n क्या है हमारे पास 21 + 1/100th टर्म, तो 90 इंटू 22/100, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 19.8 टर्म। तो फिर से इसको वेरीफाई कहां से करेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कहां पे लाई करेगा, देखो 19.8 है हमारे पास, तो ये लाई करेगा यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 11, तो P90 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 11। तो ये था हमारा क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स का डिस्क्रीट सीरीज के केस में। अगर यही आपको आ जाए कॉन्टिन्यू सीरीज के केस में तो क्या फॉर्मूला रहेगा उसकी बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में तीनों ही केसेस में जो फॉर्मूला है तो देखो K की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी हमारे पास, देखो जब हमने मीडियन में किया था कॉन्टिन्यू सीरीज में ना, हमने n+1 नहीं लिया था, डायरेक्टली n/2 कर दिया था। सेम ऐसे ही होगा क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के केस में, हमने डायरेक्टली क्या कर देना है यहाँ पे n/4 टर्म, और K की वैल्यू वैसे ही रहेगी 1, 2 या 3, और डिसाइल के केस में भी हम क्या करेंगे n/4 टर्म, परसेंटाइल के केस में भी हम क्या करेंगे, सॉरी n/10th टर्म, और यहाँ पे n/100th टर्म।
ठीक है। तो और n की वैल्यू, ठीक है, और हमने जो वैल्यू आगे कैलकुलेट करनी है वो कैसे रहेगी हमारे पास यहाँ पे l इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे वो डिसाइल हो, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वो परसेंटाइल हो, फॉर्मूला क्या रहेगा, लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, k इंटू n बाय फोर्थ माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने मीडियन में लिया था, और प्रीवियस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, डिवाइड किसके साथ करोगे, फ्रीक्वेंसी के साथ, इनटू आई, आई इज द गैप बिटवीन द इंटरवल्स। तो मैं इसको एक बार क्लियरली भी लिख देती हूँ दोबारा, हमारे पास जो आगे फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, L plus n by 4 minus cumulative frequency of the previous divided by the frequency into I, और I क्या रहेगा हमारा गैप बिटवीन द इंटरवल्स। सेम एज इट इज हम इसको किस में अप्लाई करेंगे, हमारे डिसाइज और परसेंटाइज में, बस यहाँ पे n by 10 आ जाएगा, तो L प्लस यहाँ पे n by 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस अपॉन f इंटू आई, सेम इज यहीं पे L प्लस n by 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस अपॉन f इंटू आई। तो यही फॉर्मूला हमने आगे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेते हैं हम इसकी भी कोई एग्जांपल जिससे आपको कैलकुलेशंस करने के बारे में पता चल जाए। चलो, तो अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज की, तो मैंने लिया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और हमारे पास मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली है 4, 3, 2 एंड 1। अब जहां पर भी फ्रीक्वेंसी की बात होगी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, तो पहले आ जाएगी 4, देन आ जाएगी 4 + 3 is 7, 7 + 2 is 9 एंड 9 + 1 is equals to 10, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमें चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 10। तो मैंने कहा कि आप क्या कैलकुलेट करो यहाँ पर, Q1, D7 और P90, ठीक है, ये कैलकुलेशंस करनी है हमने। तो Q1 की कैलकुलेशन करेंगे, तो Q के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n/4, ठीक है, n/4 हम करेंगे यहाँ पे, तो n हमारे पास कितना है 10, तो 10 1 है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 1, तो 10/4 हमारे पास कितना आ जाएगा 2.2, 2.5 सॉरी, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5 टर्म। तो देखो उसके बाद वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, लोअर लिमिट। अब देखेंगे 2.5 जो है लाई कहाँ पे करेगा, ठीक है, 2.5 जो है वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लोअर लिमिट है हमने क्या लेनी है इसकी 0, तो लोअर लिमिट पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं कि कौन सी वैल्यूज रहेंगी हमारे पास। L plus n/4 minus cumulative frequency of the previous upon frequency into I, तो L क्या रहेगा हमारे लिए 0 प्लस n/4 की वैल्यू हमारे पास 2.5 थी। अब देखो इससे पीछे तो कुछ है ही नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रीवियस लेनी है, पर प्रीवियस वाले की कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0। अब फ्रीक्वेंसी लेंगे उसके सामने वाली, वो कितनी आ रही है हमारे पास 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे गैप बिटवीन द इंटरवल्स, तो 10 - 0 क्या होता है हमारे पास 10, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा 25/40 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6.25, तो ये हमारी आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास निकल के आ गया है Q1। अब हमने निकालना है D7, D7, तो D7 हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे निकलेगा, K इंटू n/10, ठीक है, तो K की वैल्यू कितनी रहेगी 7, n हमारे पास कितना है इसमें 10/10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 इंटू 1 इज 7th टर्म। तो देखो 7th यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है 10, प्रीवियस वाले की क्यूमुलेटिव भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पे,
फॉर्मूला रहेगा हमारा L प्लस n बाय 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे 10, ठीक है, प्लस n बाय 10 हमारे पास कितना आ रहा है 1। प्रीवियस की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 4, अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास सामने वाले की कितनी निकल के आ रही है 3 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करते हैं हम 10 प्लस 3 बाई 3 इंटू 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो इस तरह से हमारा जो है डिसाइड 7 भी निकल के आ गया है। अब हम निकालते हैं P90। तो P90 के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा K इंटू एन बाय 100th टर्म। तो K की वैल्यू क्या रहेगी 90, n हमारे पास है 10 अपॉन 100। इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम। हमारे पास ये कितना आ जाएगा 9th टर्म। तो देखते हैं 9 किस में लाई कर रहा है, ये रहा हमारा। तो 9 लाई कर रहा है 20 टू 30 के बीच में। 20 टू 30 में हमारा 9 लाई कर रहा है। तो लोएस्ट लिमिट हमारी बन रही है 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7, फ्रीक्वेंसी है 2। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं सारी। फॉर्मूला लिखते हैं पहले L प्लस के इंटू एन बाय 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ रही है 20 प्लस, ठीक है, के एन बाय 4 कितना आ रहा था हमारा 9 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे प्रीवियस वन है कितनी 7, फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू हम क्या लेंगे 10। तो इसको हम कैलकुलेशंस करते हैं 20 प्लस 2 बाय 2 इंटू 10। तो हमारे पास ये कितना निकल के आ गया है 30। इस तरह से हम अपने परसेंटाइल्स, डिसाइल्स और क्वार्टाइल्स को कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज में थोड़ा सा ही डिफर है, ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मोर। थैंक यू।